5 साल का पहला ब्लॉक बन गया है। और इस बेसिकली इसके जो फीचर हैं, मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि बच्चों के अंदर स्कूल जाने का डर खत्म हो जाए। पहली चीज हम ये कोशिश करें कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो GER बोलती है गवर्नमेंट, वो 100% हो जाए। मतलब अगर बच्चा स्कूल जाने में घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, हर बच्चा स्कूल जाएगा, वो बहुत जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट चाहती है। इसमें इसका एक मतलब ये भी है कि हम उस स्टेज में आकर बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट पैदा करें। शुरू के 3 साल में हम उसको रादर 5 इयर्स में उनको कोई एग्जाम ना ले, ग्रेड 2 तक नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 इनमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ सुपरविजन होगा बच्चे का। और बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो खेले, जोड़ो तोड़ो सीखे, कुछ इस तरीके से करे और अपने आप को स्ट्रेंथन करे इस सब चीजों के बारे में। और उसके थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, यानी स्कूल को एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा कि वो प्लेस ऑफ लर्न बने, खुशी का, हैप्पीनेस का बने। ये नहीं कि बच्चा रोता हुआ आ रहा है, रोता हुआ जा रहा है, वो कल्चर को बच्चा खुश होगा तभी आएगा तभी इसीलिए वो GER बनेगा। तो इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आई है वो है 3 इयर्स वाला ब्लॉक, जिसमें कहा गया है कि वहां ग्रेड 3 से शुरू होगा, 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 3 में आते ही क्या होगा कि बच्चे के एग्जाम अब शुरू होंगे, है नहीं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि हम बच्चे की मदद करेंगे कि वो चीजों को जल्दी से पकड़े और समझे, है ना। और यहाँ पर हम उनके थिंकिंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और यहाँ पर उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये दूसरे ब्लॉक में आएगा। इसके अगला ब्लॉक आएगा जहाँ पर हम जिसमें जो एज ग्रुप होगा वो 11 to 14 ईयर्स वाला होगा। और इसमें हम कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, बिकॉज 6 सब्जेक्ट आ गया, स्किल सब्जेक्ट आ गया आपसे, तो स्किल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आ गया। तो 6 to 8 के बीच में बच्चे को एक इंडियन लैंग्वेज स्टडी करनी पड़ेगी और वोकेशनल कोर्सेज जो इंटर्नशिप के कोर्सेज हैं वो वहाँ बच्चे को बैकलैश स्टेज इंटर्नशिप करने जाएगा। 10 दिन का कम से कम एक कैलेंडर ईयर के अंदर उनको इस तरीके का ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। और मेजर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, साइंस है, आर्ट्स है, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे 6, 7, 8 में। उससे पहले कोई सब्जेक्ट का इस तरीके का कल्चर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। ये पहले वाली जो स्टेज थी इसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। सबसे पहले थी हमारी फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज, फिर फाउंडेशनल स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो अभी हुई है वो इसको बोलते हैं कि नो स्ट्रीम कल्चर, नो साइलोस बिटवीन द सब्जेक्ट्स। तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी बात ये आई है कि अब आपको कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा ये नहीं कहलाएगा। तो क्या हमने पूल ऑफ सब्जेक्ट बना दिया है। अच्छा, पूल ऑफ सब्जेक्ट बना दिया है। अब पूल ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर साइंस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, अकाउंट्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइकोलॉजी भी है, म्यूजिक भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के एक बकेट है। इस बकेट के अंदर से बच्चा अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। तो अब जो बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा था, फिजिक्स के साथ हो सकता है वो हिस्ट्री पढ़ ले, अच्छा, अगर वो चाहता है तो। क्या बात। कॉमर्स के साथ वो बच्चा चाहता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ लूं तो पढ़ेगा। अच्छा, तो इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बार को हटा दिया गया है। हालांकि अभी ये गवर्नमेंट ने दिया है और स्कूल्स को इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा कठिनाई आएगी, क्योंकि हम इतने समय से सिर्फ एक टाइम टेबल बेस्ड अपना करिकुलम चलाते हैं, बढ़ जाएंगे, लोड बढ़ेगा, तो हमारे को उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की जरूरत है। तो ये है आखिरी के 4 जो आपके 4 वाला कॉन्सेप्ट था जी। तो ये चीजें हैं जो अभी नई चीज शुरू की हैं। क्या बात है। एक सर आपने एक बात बोली है कि बैगलेस डेज, आपने इस बात को या इस पॉलिसी को अपने स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने? हमने यहाँ पर, क्योंकि रानीखेत एक छोटा सा कस्बा है, छोटी सी जगह है, छोटा टाउन है, तो छोटा टाउन है, तो हमारे लिए क्या है कि हमने ढूंढा कि यहाँ पर हमारे लिए सबसे नजदीक में कौन एक ऐसा सेंटर हो सकता है जो हमको इन चीजों को दिलाए। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक कुमाऊं कम्युनिटी सेंटर है, हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो एक एनजीओ है, और उनसे हमने अपना एक तरीके से उनसे मैंने एग्रीमेंट साइन किया, MOU साइन किया, और उस MOU के तहत हमने अपने स्कूल के बच्चों को 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत उनके पास भेजा। हमने वहां पर बच्चों को जो लोकल में, यहाँ क्योंकि यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो पाइन नीडल्स के थ्रू हम कैसे आर्टिकल, ज्वेलरीज और ये बाकी सारी चीज बना सकते हैं, ये हमने अपने बच्चों को सिखाया।
इसके साथ साथ हमने एक और संस्था है यहाँ पर हिलक्राफ्ट, उसका भी सहयोग लिया और उसके तहत हमने कोशिश किया कि बच्चों को कार्ड मेकिंग सिखाएं और बाकी सारी चीजें सिखाएं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हमने चलाए। बिल्कुल। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं, एक टर्म बहुत ही निकल के आता है और बार बार हमारे सामने आ रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें एक टर्म ऐसा यूज किया गया है, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमें एक बार बता दीजिए सर। देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी तक ये था कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या गिफ्टेड बच्चे हैं, उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स हुआ करते थे, अलग अलग स्कूल्स हुआ करते थे। अब ये है कि हम गवर्नमेंट का ये एफर्ट है, ये प्रयास है कि जिन भी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है वो सारे के सारे बच्चे नॉर्मल स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ें। मैं जब भी कहीं सेमिनार लेने जाता हूँ या ट्रेनिंग्स कराने जाता हूँ टीचर्स की या प्रिंसिपल्स की, तो मैं यही बताता हूँ कि इंक्लूजन कैसे होता है। इंक्लूजन होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी आपको दे दिया कि आप जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दे दें, तो सिर्फ एडमिशन देने मात्र से इंक्लूजन नहीं होता। इंक्लूजन तब होता है जब वो बच्चा क्लासरूम के अंदर जाए तो उसके पेयर्स उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ के लोग उसको एक्सेप्ट करें उस एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी उस डिफॉर्मिटी या उस लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ। उसके बाद दूसरा रोल आता है टीचर्स का, फिर टीचर्स भी उसको एक्सेप्ट करें और अपना TLM जो टीचर लर्निंग मटेरियल है वो उसी तरीके से डिजाइन करें जिस तरीके से उस बच्चे की नीड है। मान लीजिए कि किसी 40 स्टूडेंट की क्लास में 2 बच्चे ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, तो टीचर्स को एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है कि वो एक अलग से उनके लिए एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए, उनके लिए अलग से वर्कशीट बनाए और वो बच्चे फिर उसको सीखें और करें। लेकिन ये बात आपने कही सर इंक्लूसिव लर्निंग की, कि बच्चे को तब इंक्लूड किया जाएगा जब उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उस बच्चे को आइडेंटिफाई करने में स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी स्कूल के लिए CBSE ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि उन स्कूल के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर होगा और एक काउंसलर होगा। तो हर स्कूल के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको अपने स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर हायर करना चाहिए और एक काउंसलर हायर करना चाहिए। और अब क्लासरूम के अंदर जब बच्चे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। कई बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता और हम बच्चे को अननेसेसरली प्रेशराइज कर रहे होते हैं और हम बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि उसके अंदर कुछ और चीज होती है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर के माध्यम से स्पेशल एजुकेटर्स को, स्कूल के अंदर जो स्पेशल एजुकेटर एम्प्लॉय हैं, उनको वो एक रेफरल फॉर्म इशू करता है स्पेशल एजुकेटर, और उस रेफरल फॉर्म में वो सारी चीजें जो ऑब्जर्व की हैं सब्जेक्ट टीचर ने वो दी जाती हैं स्पेशल एजुकेटर तक। स्पेशल एजुकेटर उसको स्टडी करता है और उसके बाद फिर वो काउंसलर से बात करता है और फिर काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर और सब्जेक्ट टीचर मिलके प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उस तरीके से वहां पर उस पूरे बच्चे का जो खाका है उसको स्टडी किया जाता है कि क्या हमारे सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं और उस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, और यदि ये प्रॉब्लम है तो उसके बाद जो कठिन कार्य आता है वो ये कि किस तरीके से हम पेरेंट को कन्विंस करें, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी पेरेंट्स को ये बताना कि उसके बच्चे के साथ ये लर्निंग डिसेबिलिटी है तो कोई भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारे को स्पेशल एजुकेटर की मदद से, काउंसलर की मदद से और फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आपको आपके बच्चे के साथ ये लर्निंग डिसेबिलिटी महसूस हो रही है। हम डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ हम ट्रेन नहीं है उसके लिए। तो डिक्लेयर कौन करेगा सर उसे? ये डिक्लेयर करने के लिए हम सिर्फ पेरेंट को गाइड करते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है। अब पेरेंट अगर समझदार हैं और वो समझते हैं इस बात को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरीके की चीजों के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो वो इसको चेक करते हैं, एसेस करते हैं और एसेस करने के बाद CMO एक सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं इसका, और उस लर्निंग डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के बेसिस पर CBSE भी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम बोर्ड्स में देना या उनके लिए अलग हल्के क्वेश्चन पेपर्स का तैयार करना, सब्जेक्ट टीचर्स को बताना, ये सारा काम फिर आगे किया जाता है। एक आपने इसमें बात बोली सर स्पेशल एजुकेटर की, तो स्पेशल एजुकेटर क्या आज के समय पे हर वो स्कूल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो हर एक स्कूल के पास में
एजुकेटर का होना जरूरी है? 100% जरूरी है, लेकिन मिल पाना कितना संभव है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। क्योंकि कई जगहों पर स्पेशल एजुकेटर्स और अच्छे काउंसलर का मिल पाना जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज है, एक चुनौती है जी। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि मतलब क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे ये फुलफिल हो भी पा रही हैं हमारे आसपास या नहीं हो पा रही? जो स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल बीएड होता है उसने वो किया होना चाहिए, प्लस इनको आरसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वहाँ से फिर इनके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये मतलब स्पेशल एजुकेटर हैं। और इसी तरीके से काउंसलर्स के लिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी वो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसके ऊपर और भी सीबीएसई ने जो उनकी गाइडलाइंस है वो तैयार की हुई है और उसी के बेसिस पर इनके इंटरव्यूज होते हैं और फिर सेलेक्ट करके स्कूल में इनको जो स्कूल आज के टाइम पे ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए या फिर उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? देखिए सीबीएसई क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट आया है 2020 में और डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है जी, बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कई सारे चैलेंजेस बहुत सारे स्कूल्स को फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं कई जगहों पर टीचर्स उतने टैलेंटेड नहीं है या एक्सपर्ट नहीं है कि इसको समझ पाए। कई जगह पर संस्थानों के अंदर जो उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसके बारे में कम जानकारी है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़े हैसल्स शुरू में होंगे, बट गवर्नमेंट ने इसको टाइम माउंट किया हुआ है कि आपको इतने समय तक ये हो जाना चाहिए, इतने समय तक ये हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं और इससे आप बच नहीं सकते। हर स्कूल के पास स्पेशल एजुकेटर होना जरूरी है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम और बनाई है जिसको विद्यांजलि प्रोजेक्ट कहा गया है, तो जितने भी समर्थ स्कूल हैं जिनके पास ये सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट ने उनसे कहा है कि वो विद्यांजलि प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों को अडॉप्ट करें और जिन स्कूलों के पास भी लोकल विसिनिटी में करीबी एरिया में अगर इस तरीके के स्कूल हैं जिनको ऐसी मदद की जरूरत है तो आगे बढ़ें और उनको अडॉप्ट करें। हमने किया हुआ है कैंटोनमेंट स्कूल को रानीखेत के हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उनके साथ हमारा तालमेल होता है, हम उनके बच्चों को अपने स्कूल में विजिट कराते हैं, अपने टीचर्स को उनके यहाँ भेजते हैं ताकि कभी योगा सेशन करा सकें या टीचिंग लर्निंग में उनकी क्लास में कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको शेयर करते हैं, यदि किसी के पास अच्छे रिसोर्स हैं उनसे हम भी सीख सकते हैं। तो ये जो स्कूल्स आपने कहा कि विद्यांजलि के उसमें हमें गोद लेने हैं विद्यांजलि प्रोजेक्ट के तहत, तो ये प्राइवेट स्कूल्स भी हो सकते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स? अभी हमारे संस्था ने, मैं जिस संस्था में आता हूँ आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे को डायरेक्शन दिया कि आप प्राइवेट स्कूल्स को ना लें, आप सरकारी स्कूलों को पहले अडॉप्ट करें। आपने कभी सर जब हम बात कर रहे थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की कि बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना है कि उसको ऐसी कोई डेफिशिएंसी है, ऐसी कोई बीमारी है, तो जब इसी प्रकार के और भी केसेस आपके सामने आते होंगे कि सर जब कोई बच्चा ऐसा है कि जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना, और हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है उसे स्विमिंग अच्छी आती हो सकता है वो कल के टाइम पे सिंगर बनना चाहता हो, तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? हर एक स्कूल के पास में काउंसलर तो नहीं है, जैसे ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल इस चीज को कैसे हैंडल करता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो किस चीज में अच्छा है, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? देखिए इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है, वो ये कि गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम और इंट्रोड्यूस की है जिसको कहा गया स्किल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। स्किल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया है कि जिस बच्चे के अंदर, मान लीजिए हर बच्चा आइंस्टीन नहीं हो सकता, बिल्कुल किसी बच्चे की कुछ एक्सपर्टीज होती है, किसी बच्चे कुछ और इंटरेस्ट होता है, तो हमसे मतलब अलग अलग नंबर ऑफ स्किल सब्जेक्ट जो है वो लगाए गए हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 to 8 तक की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 11 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सीबीएसई ने अभी बोले हैं, जो अलग अलग उनके 12 आवर्स प्रोग्राम है जिसमें थ्योरी जो है वो अलग मार्क्स की है, प्रैक्टिकल अलग मार्क्स के हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करना है उस लेवल पर ताकि बच्चों का डेवलप हो, मतलब उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस एक सब्जेक्ट है, डिजाइन थिंकिंग एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक सब्जेक्ट है, मास मीडिया है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 9th और 11th की क्लासेस की बात करता हूँ तो उस केस में
लगभग 19 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं, डेटा साइंस है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो लगाए गए ताकि बच्चे उस एरिया में अपने विकास कर सकें और फिर वो आगे जाके उनके लिए जॉब पैदा करने का एक कारण बने। अगर मैं बात करता हूँ 11th एंड 12th की, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 39 सब्जेक्ट्स हैं जो CBSE ने इंट्रोड्यूस किए हैं, और इससे कहीं ना कहीं बच्चे का टैलेंट जो है उसे हमें दिखाने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर एक सब्जेक्ट है जो हमने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आप इसी तरीके से आप टूरिज्म के ऊपर बात कर लें तो वहाँ एक सब्जेक्ट है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के ऊपर एक सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके ऊपर एक सब्जेक्ट है, और ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, मल्टीमीडिया के ऊपर बात करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं, बैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रिटेल के ऊपर बात करते हैं, जो CBSE ने चालू किए हैं। तो बच्चे उनको पढ़ सकते हैं, स्कूल्स को अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ऐसे टीचर्स को हायर कर सकते हैं जो स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, और उसके बेसिस पर बच्चों के अंदर स्किल डेवलप होगी और कोई ना कोई रोजगार परक आगे उनको चांस मिलेगा। तो स्किल सब्जेक्ट्स की अगर आपने जैसे बात की, आपने बताया ऑलमोस्ट 39 सब्जेक्ट्स आपके हायर स्टडीज के उसके हैं। तो इसमें से कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल में अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं? देखिए, हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल्स का एक अलग पूरा सेटअप है। हमारी 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स की एक चेन है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो मूव करती है, तो हमारे को सब्जेक्ट्स को इस तरीके से रखना पड़ता है